नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप लोगों का नई उमंग के साथ, नई तैयारी के साथ, नए जोश के साथ हमारे प्लेटफॉर्म oneexam.in पर। और जैसे कि आप सबके सामने है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी। काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी, काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर जीएसटी पढ़ाइएगा, जल्दी से जल्दी जीएसटी का लेक्चर लाइएगा सर। और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए और मैं आपके समक्ष हूँ और हम आज जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं, राइट। एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से जीएसटी का वेटेज एक समझिए कि आप इसका इन कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स थोड़ा कम है, लेकिन सवाल ज़रूर आएंगे जीएसटी के अंदर से। और जीएसटी का एक इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर होना चाहिए, जीएसटी का एक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, कहाँ से आया है, क्या इसका उपयोग है, कैसे ये वर्क करता है, क्या है जीएसटी ओरिजिनली, कैसे वर्क करता है, कहाँ पे एग्जम्पशंस है इसके अंदर, कौन से गुड्स टैक्सेबल है, कौन से एग्जम्प्ट है, ठीक है, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, राइट। इसका पूरा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा जीएसटी का, तो वो आपके लिए एक नॉलेज ज़रूरी है आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से, राइट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, तो ज़रा संभल कर, ज़रा आराम से एक एक चीज़ को आराम से पढ़िएगा, ठीक है। शुरू करें हम लेके ऊपर वाले का नाम और शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें, आपको बातें करते रहते हैं अपन, इधर उधर की बातें करते हैं, थोड़ी मन लगा रहेगा, है ना, अच्छा लगेगा। देखो, सबसे पहले तो ये टैक्सेशन सिस्टम, अपने इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, उसको समझना ज़रूरी है। टैक्सेशन सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमने पढ़ा इनकम टैक्स, मेरे लेक्चर्स में आपने इनकम टैक्स भी पढ़ा, राइट। इनकम टैक्स में हमने ये पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर चाहिए किसी को भी टैक्स लगाने से पहले, हर किसी को, हर सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिखा हुआ होगा तो ही आप टैक्स लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। इसके लिए कुछ आर्टिकल्स है, वो भी अपन ने पढ़े थे, वापस रिवाइज भी करेंगे आज अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर हमारे इंडिया के अंदर सिस्टम में फेडरल सिस्टम है, कौन सा है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम क्या होता है जी? फेडरल सिस्टम ये होता है सर कि वहाँ जहाँ दो सरकारें हो, एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है सर स्टेट गवर्नमेंट। अब ये दो गवर्नमेंट हमारे पास, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल में कभी बीजेपी आ जाती है तो स्टेट में कभी कांग्रेस आ जाती है, राइट। जैसे हमारे स्टेट में अभी यहाँ बीजेपी है तो यहाँ हमारे यहाँ कांग्रेस है, तो जब यहाँ बीजेपी आएगी तब यहाँ कांग्रेस भी हो सकती है। तो क्या होता है, इनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इनके बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। किनके बीच में? सरकारों के बीच में, हमारे इंसानों के बीच में नहीं। कहने का मतलब इंसान इन द सेंस, सरकार भी तो इंसान ही है, लेकिन जनताओं के बीच में नहीं, है ना। हमारे बीच में कभी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन सरकार के बीच में होगा। वो बोलेगी नहीं यार, वो फंड नहीं दे रहे हैं, फिर सेंट्रल वाले बोलेंगे हम दे रहे हैं लेकिन ये हमारी योजनाएं लागू नहीं कर रहे, या फिर इस तरीके से आपस में लड़ते रहते हैं। इनकी लड़ाई भयानक कब हो जाती है? जब बात आ जाती है पैसों की। किसकी? पैसों की। आपको पता है पैसों के लिए तो भाई भाई लड़ लेते हैं, दोस्त दोस्त लड़ लेते हैं आपस में, है ना। तो सरकारें तो जो पहले ही लड़ रही है कुत्तों की तरह, तो आप समझो कि अगर क्या बोले, इस तरीके की इशू हो जाए पैसों को लेकर, तो एक मैदान रख लो और गली में, जैसे आपकी गली में जो युद्ध होते हैं उन कुत्तों के, मतलब डॉग्स के, तो डॉग से युद्ध जो होते हैं कितने खतरनाक होते हैं ना, तो उनको भी इज्जत देनी पड़ती है, डॉग्स बोलना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जब लड़ाई होती है, और तो पैसों को लेकर जब इनके बीच में विवाद खड़ा होता है, तो वो विवाद बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है। और इस रूप को ही हम क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। किस में? रेवेन्यू को लेकर। किस में लेकर? रेवेन्यू को लेकर, राइट। अब हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ, और इन चीज़ों को, इन कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हर तरीके के उपाय, हर तरीके के प्रोविज़न, हर तरीके के सेक्शंस अंदर आर्टिकल्स डाले हुए हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी जैसे जैसे आने वाले टाइम में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, उस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स भी और बड़े क्रिएट हो सकते हैं, और छोटी छोटी बातों को लेकर भी इनके बीच में लड़ाई हो सकती है। जैसे ही बात आई, इनके बीच में क्या होता था, कन्फ्लिक्ट होता था। किसको लेकर? टैक्स कलेक्शन को लेकर। किसको लेकर? टैक्स कलेक्शन को लेकर। कैसे कन्फ्लिक्ट होता था, ज़रा समझते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अभी तक बातें मैंने सिर्फ आपको एक बार कुछ भूमिका बनाने के लिए मैंने ये बातें करी है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई इशू क्या होता है सबसे ज़्यादा, और किस तरीके के इशू को हमें फेस करना पड़ता है, या एज ए सिस्टम, एज ए देश चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए किस तरीके के इशू सामने आते हैं, ठीक है।
अब देखिएगा, यहाँ पे मैं रखता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहाँ पे रखता हूँ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इनके बीच में दिक्कत क्या होने लगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी वसूल करने लगी। पहले के सिस्टम में एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, तो स्टेट गवर्नमेंट वैट वसूल करने लगी। वैट जो सेल पर लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, राइट, जो किस पे लगता था, सेल पे लगता था, सेल ऑफ गुड्स पे, राइट। तो यहाँ पे वैट वसूल करने लगी। जब इंटरस्टेट होता था, क्या होता था, इंटरस्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे अगर ये राजस्थान है और यहाँ से गुजरात जाना है, तो जब इंटरस्टेट होता था तब सेंट्रल क्या करती थी, CST वसूल करती थी। क्या करती थी, CST, सेंट्रल स्टेट टैक्स करके होता था पहले, वो वसूल करती थी। लेकिन वो क्या करती थी, वसूल CST लागू होता था, और ये जब CST लागू होने के बाद इसको वसूल करने का काम करती थी स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, होल्ड कर लेती थी अपने पास। क्या कर लेती थी, इसको होल्ड कर लेती थी, किसको, CST को अपने पास, उसको सेंट्रल को देती नहीं थी। तो सेंट्रल क्या करता था, सेंट्रल ने नया सर्विस लगा दिया कि भाई अच्छा सर्विस भी आई है तो सर्विस टैक्स लगा दो, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती थी। तो ये क्या करते थे, ये इन्होंने अपने पंचायत को बोल दिया, जितनी भी पंचायत के टैक्सेस होते थे, लोकल टैक्सेस जिसको बोल सकते हैं हम, वो वसूलना कर दिया। जैसे ऑक्ट्रॉय हो गया, चुंगी नाका पे चुंगी लेते थे, लग्जरी टैक्स हो गया, है ना, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लॉटरी, किसी स्टेट में लॉटरी का मामला तो लॉटरी टैक्स हो गया, जो भी लोकल टैक्स होते ये वसूल करते थे अपना नीचे। और ये क्या करते थे, ये इसने कस्टम ड्यूटी लगाना स्टार्ट कर दिया। कस्टम ड्यूटी यानी अगर गुड्स आउटसाइड इंडिया जाएगा तो सारा का सारा किसके पास आ जाएगा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। समझो मेरी बात। तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से टैक्स का विभाजन हुआ और टैक्स इस तरीके से आपस में वसूल करते रहे। लेकिन काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता था कि जैसे वैट होता था, वैट में बोले इंटरस्टेट में CST होता था, तो ये बोले मैं अपने पास रखूँ, नहीं देते थे, सेंट्रल को नहीं देती थी। तो सेंट्रल सर्विस टैक्स में ये मांगते थे कि भाई सर्विस आखिर आके तो हमारे राज्य में दी है, तो सर्विस टैक्स हमें भी थोड़ा मिलना चाहिए। ये नहीं देती थी, बोले तुम CST दो तो हम सर्विस टैक्स दें, ठीक है। फिर ये इतने सारे टैक्स लगाते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी इनको थोड़ा कम करो, तो बोले कम क्यों करें, हमारे पास रेवेन्यू नहीं होगी तो हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे हमारे स्टेट का, आप इतने सारे टैक्स लेते हो, हमें तो कुछ देते ही नहीं हो। इस तरीके से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होना हो गया था इनके बीच में स्टार्ट, ठीक है। चलती थी, कई सालों से चल रहा था मामला, इस तरीके से आगे से आगे चल रहा था। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इन सब चीज़ों को, इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए एक सॉल्यूशन लाया गया जिसको हम बोलते हैं GST। क्या बोलते हैं, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे ज़्यादा इशू गुड्स और सर्विस वाले में होता था, तो इन दोनों को मर्ज करके एक नया टैक्स सिस्टम बना दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम, जिसको बोला गया कि ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, आज से ये सारे अब नया सिस्टम हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हम इसको अपने अपने तरीके से बांटेंगे, राइट। यानी पहले तो ये हो गया, आपने ये समझ लिया कि ज़रूरत क्या पड़ी GST की, राइट। ऐसे और भी इसके GST के बेनिफिट है, एडवांटेजेस है, लेकिन अभी कन्फ्लिक्ट ऑफ टैक्सेस को लेकर ये आपके सामने है, ठीक है। GST लाया गया, सबसे ज़्यादा दिक्कत कन्फ्लिक्ट होता था, सबसे ज़्यादा इशू उन दोनों के बीच में होता था, गुड्स और सर्विस को लेकर दोनों के बीच में इशू होते थे। तो उन गुड्स एंड सर्विस को निकालने के लिए एक नया सिस्टम लिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। समझ में आई अभी तक बात, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का दूसरा पोर्शन। ये तो हुआ पहला पोर्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैंने बातें करी है आपके सामने कि भाई क्या क्या होता था पहले वाले सिस्टम में, और अब हमने सिस्टम क्या लाया, क्या मुसीबतें आई इनको, और फिर सिस्टम क्या लाया गया, राइट। चलो अब हम पढ़ते हैं ए से लेकर, वापस अपनी तरीके से पढ़ते हैं अलग अलग पार्ट में। जर्नी ऑफ GST की जर्नी पढ़ लेते हैं, GST की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। बात करूँ मैं सन 1956 2000 की, ठीक है, ईयर 2000 ईयर में हमारे उस समय के PM थे हमारे मनमोहन सिंह जी। सही हूँ ना मैं, क्या गलत है, मनमोहन सिंह जी तो थे 15 साल, 14-15, हाँ मनमोहन सिंह जी थे। तो PM थे हमारे मनमोहन सिंह जी। तो हमारे PM ने, उस समय के PM ने एक कंसेप्ट लेकर आए। ये कंसेप्ट बाहर देशों में तो चल रही था, बाहर देशों में तो ये कंसेप्ट चल रहा था, 1954 से फ्रांस में चल ही रहा था, लागू वही था। उसके अलावा कई देशों में अराउंड 160 प्लस कंट्रीज़ के अंदर GST इम्प्लीमेंट हो चुका है। हमारे यहाँ पे सन 2000 में कंसेप्ट ऑफ GST को इंट्रोड्यूस किया था PM साहब ने, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया था कि चलो एक बार देखते हैं अपने देश में ये GST लगता है या नहीं लगता है, और उसको लागू करने का एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उन्होंने उस समय एक सेटअप करी थी कमेटी, क्या कहते हैं, सेटअप कमेटी। एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है
आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारे देश के अंदर ये जीएसटी सिस्टम किस तरीके से लागू किया जा सकता है और जो कन्फ्लिक्ट्स है इन स्टेट और सेंट्रल के अंदर क्या वो दूर किए जा सकते हैं, क्या रेट हो सकती है, एक मॉडल सेट करना है इस देश के अंदर, ठीक है। उनको बोला कि आप क्या करो, एक डिज़ाइन जीएसटी मॉडल करो इंडिया के लिए, ठीक है। जीएसटी मॉडल डिज़ाइन करो किसके लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। फिर बात होगी 2002 में, वो अपना काम कर रहे हैं, मॉडल डिज़ाइन हुआ, ठंडे बस्ते में चला गया, काम चल रहा था। साल आया ईयर 2003, साल आया 2003। 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई, क्या बनाई, टास्क फोर्स बनाई कि भाई ऐसे तो काम नहीं बैठेगा, इसके लिए एक टास्क फोर्स बना के काम करना पड़ेगा। उसका चेयरमैन बनाया विजय केलकर जी को, किसको बनाया, विजय केलकर जी को, और उस कमेटी का नाम रख दिया विजय केलकर कमेटी। क्या नाम रख दिया, विजय केलकर कमेटी, राइट। विजय केलकर कमेटी ने 2003 में उसको बनाया और उस कमेटी को बोला टास्क फोर्स के हिसाब से आप काम करो और बताओ जीएसटी मॉडल इंडिया में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होगा तो कितना बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में सारी चीज़ें हमें एक पेपर पे चाहिए। 2004 आया, इस विजय केलकर कमेटी ने, किसने, विजय केलकर कमेटी ने, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और वहाँ पे बोला स्ट्रांगली, क्या शब्द बोला इन्होंने, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, इसने स्ट्रांगली रिकमेंडेड कर दिया कि जीएसटी मॉडल नेशनल बेसिस पे, जीएसटी मॉडल इंडिया के अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेशन बेसिस पे, ठीक है, नेशनल बेसिस पे इसको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमारे यहाँ की थोड़ी सिचुएशन भी बढ़ेगी और हम डेवलप्ड कंट्री के साथ थोड़ा मैच खाएंगे और टैक्स रेट भी कम होगी, और एक सिस्टम अच्छा है जिसमें हम टैक्स कलेक्शन भी अच्छा कर सकते हैं और रेवेन्यू नुकसान भी हमारे जो आज तक हो रहे थे वो भी हट जाएंगे और कन्फ्लिक्ट भी हट जाएंगे स्टेट और सेंट्रल के अंदर, ठीक है। तो 2004 में विजय केलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और स्ट्रांगली रिकमेंड कर दिया जीएसटी मॉडल नेशनल बेसिस पे। सन आया 2006-07 के बजट के अंदर, 6 साल के बजट के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, पी चिदम्बरम, आपको याद है, पी चिदम्बरम जी ने फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, उस समय के बजट के अंदर 2006-07 के अंदर उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंडेड के बाद जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया और बोल दिया जीएसटी पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। कब से हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से, ऐसा कहकर उन्होंने एक घोषणा कर दी उस बजट के अंदर। तो सारे लोग हिल गए कि 2010 से तो भैया इसको लागू करना है, क्योंकि अपने एफएम साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि लागू हो जाएगा। तो इस तरीके से लोग इसके बारे में और रिसर्च करने लगे और बात करने लगे, राइट। लेकिन 2006-07 के बाद ये मामला ठंडे में चला गया, क्योंकि स्टेट्स के इतने कन्फ्लिक्ट थे, स्टेट इसको लागू नहीं कर रही थी, स्टेट इसको मान नहीं रही थी, क्योंकि स्टेट और राज्य दोनों मिलकर ही पार्लियामेंट में पास तभी हो सकता था जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों मिलकर इस चीज़ को पास करेंगे। तो राज्यसभा में पास होता था तो उसमें नहीं होता था, उसमें होता था, उसमें नहीं होता था, बहुत दिक्कतें होने लगी और कई स्टेट ने तो इसको लागू करने ही मना कर दिया, क्योंकि उनकी अलग अलग सरकारें थी, राइट। मामला तब होने लगा कि यार ये सारी चीज़ें तब होगी जब बहुमत की कोई सरकार आएगी, बहुमत की सरकार आएगी तब ज़्यादातर स्टेट उसके पास में होंगे तो ये जीएसटी लागू हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ सन 2014 के अंदर, किसमें, ईयर 2014 के अंदर, जब बनी हमारी एनडीए की सरकार। किसी बनी, एनडीए की, हमारी मतलब एनडीए गवर्नमेंट बनी, ठीक है। एनडीए बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार ने आते ही ताबड़तोड़ में इसको क्या कर दिया, टेबल पे रख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 122वां 122nd अमेंडमेंट, इन्होंने हाथों हाथ आते ही अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया 2014। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का 122वां अमेंडमेंट का बिल पेश कर दिया 2014 और बोल दिया जीएसटी को अमेंडमेंट जो करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर, संविधान के अंदर, वो अमेंडमेंट करके जीएसटी को फटाफट ताबड़तोड़ लागू किया जाए। ये कब हुआ, ये हुआ इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये जो बिल पेश किया, ये किया 19 दिसंबर 2014 को, ठीक है। डेट आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक इस तरीके से आप इसको याद रखिए, ठीक है ना। तो डेट रेलिवेंसी नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं, डेटों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये देखिए 122वां अमेंडमेंट बिल टेबल पे कर दिया, 19 दिसंबर 2014 को क्या कर दिया, ऑन टेबल कर दिया, ठीक है। लोकसभा में चली, लोकसभा में 6 मई को, कब, 6 मई 2015 को लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो गया, ठीक है। ऐसे कैसे राज्यसभा के अंदर सेम मीटिंग चली, राज्य 6 मई को यहाँ हुआ और 3 अगस्त को
3 अगस्त 2015 को राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया। अच्छा, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास होते ही क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। और ये बन गया हमारा 101वां, कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट बन गया। जो बिल था वो एक्ट बन गया 2016। ये बना कब? ये बना 8 सितंबर 2016 में जाकर ये हमारा एक्ट जो बिल था वो बन गया, एक्ट बन गया। एक्ट कब बनता है? जब बिल एक्ट कब बनता है? जब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो जाता है और उसको क्या मिल जाती है? उसको मिल जाती है लास्ट में जाके प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है। असेंट यानी प्रेसिडेंट की मुहर लग जाती है। प्रेसिडेंट की मुहर लग जाती है, हमारे जो राष्ट्रपति उसकी मुहर लगती है। ये क्या बन जाता है? बिल बन जाता है, एक्ट। उससे पहले बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास होना चाहिए और उसके बाद प्रेसिडेंट जैसे उस पर मुहर लगाता है वो बन जाता है एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने करते ही ये बन गया, हमारे देश के अंदर एक्ट बन गया। तो याद रखने वाली बात ये है कि ये बिल कौन सा था? ये बिल था कॉन्स्टिट्यूशन 122वां अमेंडमेंट बिल था 2014, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 101वां अमेंडमेंट एक्ट बन गया 2016 के अंदर। 2016 के अंदर बात समझ में आई यहाँ तक? आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यानी 2000 से शुरू हुआ था सन और 2014 में जाके इसको एक्ट बन गया था। 2014 में 2016 के अंदर, 14 में स्टार्ट हो गया था और 2016 में जाके एक्ट बन गया था। ठीक है, अब बात हो गई जब एक्ट बनी गया तो अब इसको लागू करना है। क्या करना है? इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसको लागू करना है पूरे देश के अंदर। तो उससे पहले जो मॉडल बना था विजय केलकर कमेटी की मॉडल के बेसिस पे सारा काम हो रहा था। और क्या हुआ? 27 मार्च को, डेट मैंने कहा था रेलिवेंसी नहीं है आपके लिए, आपसे समझो। 27 मार्च को याद रखने तो आप 8 सितंबर याद रख सकते हो और जब जीएसटी लागू हुआ वो डेट। ठीक है, 27 मार्च को क्या किया इन्होंने एक CGST बिल 2017, IGST बिल 2017, UGST बिल 2017, GST कंपेंसेशन टू स्टेट्स बिल 2017, राइट। ये सारे बिल इन्होंने पेश कर दिए किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। किसके अंदर? लोकसभा के अंदर ये सारे बिल के बिल पेश कर दिए। और ये बिल नहीं है, ये उस एक्ट के छोटे छोटे पार्ट्स है जो इन्होंने लोकसभा के अंदर पेश किया और बोला कि इस तरीके से इनको पास किया जाए, राइट। और ये पास हो भी गए, 27 को किए थे और 29 मार्च को जाकर 2 दिन के अंदर 2017 को ये सारे पास भी हो गए बिल। ठीक है, पास होते ही यहाँ हो गए पास और उसके साथ साथ वहाँ पे भी हो गए। और 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट ने भी इनको क्या कर दिया? मुहर लगा दी, असेंट दे दिया, असेंट दे दी, मुहर लगा दी। ठीक है, बात हो गया ख़त्म। यानी अब कौन से हमारे पास एक्ट हो गए? CGST एक्ट हो गया, IGST एक्ट हो गया, UGGST हो गया, GST कंपेंसेशन टू स्टेट बिल हो गया, एक्ट हो गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? CGST का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल GST। ठीक है, SGST का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म बता देता हूँ, स्टेट GST। UGST का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन GST, यानी यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरीज GST। और GST कंपेंसेशन टू स्टेट अभी बता देता हूँ क्या है। ठीक है, समझे मेरी बात? तो इस तरीके के ये सारे बिल भी पास कर दिए गए, राइट। इस तरीके से ये सारे बिल भी पास कर दिए गए। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ, सेंट्रल ने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। जैसे बिल पास हो सेंट्रल ने कह दिया, अब स्टेट को ऑर्डर दे दिया कि भैया जितने भी स्टेट है इंडिया के अंदर, आप अपने राज्यसभा अपने वहाँ पे क्या करो, अपना स्टेट का GST बिल भी पास कर दो, अपने स्टेट का GST बिल भी पास कर दो। जो SGST है ये किसके पास पावर है? ये स्टेट के पास पावर है कि इस एक्ट को, इस बिल को वही पास कर सकती है अपने पर्टिकुलर राज्यसभा के अंदर, राइट। तो स्टेट्स ने क्या किया, जितने भी स्टेट्स थे उनको ऑर्डर दे दिया गया और स्टेट्स को बोल दिया तुम अपना GST लॉ बना दो। क्योंकि अभी मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा आपको वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास पावर है कि भाई GST का लॉ बना सकता है। तो सेंट्रल ने तो बना दिया, सेंट्रल ने बोल दिया भैया सेंट्रल मेरा खुद का बना दिया मैंने। IGST इंटीग्रेटेड, यहाँ पे इसका मैंने फुल फॉर्म भी नहीं बताया आपको, IGST का इंटीग्रेटेड GST। ठीक है,
और यूजीएसटी यूनियन भी, यूनियन टेरिटरी भी स्टेट सेंट्रल के अंडर में आती है, तो उन्होंने उसका भी बना दिया। और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट है, ये खुद सेंट्रल के अंडर में था, तो उन्होंने उसका भी बना दिया। ठीक है, अभी क्या है ये पर्टिकुलर बिल क्या है, ये पर्टिकुलर एक्ट क्या है, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, स्टेट्स को बोल दिया तुम अपना जीएसटी बना दो ताकि एसजीएसटी भी हमारे सामने आ जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेट्स थे जिन्होंने जीएसटी लॉ बना लिया था, उसके अंदर सबसे पहले थे तेलंगाना, सबसे पहले वाले स्टेट जिन्होंने ये कर दिया था राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार। ठीक है, ये 6 स्टेट थे, फर्स्ट 6 स्टेट थे जिन्होंने ये लागू कर दिया था और अपना स्टेट का जीएसटी बिल बनाकर रख दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ सब पे बीजेपी सरकार थी तो उन्होंने बना के रख दिया। हालांकि 30 जून 2017 30 जून 17 को ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स थे उन सब ने, या यूनियन टेरिटरी कह दो, सारे स्टेट है यूनियन टेरिटरी, उन्होंने एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, इसको सॉरी यूजीएसटी कर दिया, यूटीजीएसटी है ना, ये यूनियन टेरिटरी का जीएसटी है ना, तो इसको बोलते हैं यूटीजीएसटी, है ना। तो जितने भी यूनियन टेरिटरी स्टेट रहते हैं उन सब ने 30 जून तक, इंडिया के अंदर कोई बाकी नहीं रहा, सिर्फ एक रहा, एक्सेप्ट JNK, जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि यहाँ पे क्या कर दिया, जीएसटी लॉ पास्ट। ठीक है, इन्होंने एसजीएसटी बना दिया, लेकिन 1 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी, जैसे 30 जून को ये काम हुआ, अगले ही दिन एक जगह इंट्रोड्यूस्ड, क्या हुआ, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया के अंदर जीएसटी लागू होगा। अब ये डेट है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने वाली है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया के अंदर लागू हो गया, इंट्रोड्यूस्ड हो गया, या मैं अपनी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ लॉन्च्ड हो गया। वो क्या हो गया, लॉन्च हो गया। और जस्ट ये होते ही 8 जुलाई को 2017 को ही JNK में भी एसजीएसटी यानी ये लॉ पास हो गया, यानी वहाँ पे भी लागू हो गया। तो ये है स्टोरी जीएसटी की, समझे। सन 2000 में स्टार्ट हुई थी बातें, कैसे कैसे इसकी घटना क्रम चलता रहा वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इस तरीके से लागू हुए। और डेट याद रखनी है, एक तो 1 जुलाई 2017 याद रख सकते हो, और एक जब ये एक्ट बना था 8 सितंबर 2016। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको याद रखना है, बिल 122वां अमेंडमेंट था और बिल बन के एक्ट बना वो 101वां अमेंडमेंट था। ठीक है, इस तरीके से जीएसटी हमारे इंडिया के अंदर लागू हो गया और 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया के अंदर लागू हो गया। समझे मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आई होप यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही उम्मीद करके चलता हूँ। राइट, अब बात करते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। इनकम टैक्स में भी अपन ने बात किया था, यहाँ पे भी बात करते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसे, जो अमेंडमेंट हुआ, ये घटना स्थल तो मैंने आपको सारी घटनी बातें बता दी है, मैं जर्नी पूरी बता दी जीएसटी की, लेकिन अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या चीज़ें हुई, क्या स्ट्रक्चर कैसे सेट हुआ, वो वाली बात है। उससे पहले एक आर्टिकल है 265, अपन ने बात करी थी इनकम टैक्स के अंदर। 265 आर्टिकल क्या बताता है, ये बताता है ऑथोरिटी टू मेक लॉज फॉर टैक्सेस। ये बोलता है टैक्स बनाने के लिए जो अथॉरिटी है लॉ बनाने की टैक्स के लिए पर्टिकुलर, वो अथॉरिटी क्या होगी, 265 के अंदर आर्टिकल के अंदर बोला गया वो अथॉरिटी होनी चाहिए। वो अथॉरिटी नहीं होगी तो लॉ नहीं बनेगा टैक्सेस के ऊपर, और जब लॉ ही नहीं बनेगा तो कलेक्शन और जो लॉ का जो रेगुलेशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ी थी इनकम टैक्स में, वो सेम बात मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। एक आर्टिकल हमने और पढ़ा था वहाँ पे 246 आई थिंक सो, वो पढ़ा था हमने किसके लिए, उसका भी 7th शेड्यूल पढ़ा था, याद करो 7th शेड्यूल पढ़ा था 246 का। उसमें बोला था 3 तरीके की लिस्ट है, एक तो है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये मैं आपको वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, उस समय का 3 लिस्ट थी। और इनकम टैक्स यहाँ के 82 वाले एंट्री नंबर 82 के अंदर क्या था, इनकम टैक्स था, और उसी के 83 में क्या है,
कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, वहीं कस्टम ड्यूटी का भी जिक्र किया हुआ, ठीक है। और कुछ स्टेट का है, कुछ इस तरीके का है, और ये हमारे सामने वहाँ पे था, ठीक है। तो मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर जो हमने इनकम टैक्स के अंदर किया था। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये लॉ नया था, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ अमेंडमेंट्स करने थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट करने थे। अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट हुई तभी तो हमने इसको अमेंडमेंट बिल बोला, राइट। तो 101वां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमारे सामने 2016। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर हमने एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, 246 ए। 246 तो था ही ये वाला, राइट, जिसमें 7 शेड्यूल में लिस्ट दे रखी थी, और 246 ए लॉन्च किया, और उसमें ये बोला गया कि बोथ कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल दिया कि हैव पावर, नई लाइन कर दी, हैव पावर टू मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी। एक नई लाइन ऐड कर दी और बोल दिया आर्टिकल 246 ए नया लॉन्च किया है, उसमें बोल दिया दोनों सेंट्रल और स्टेट को दोनों को पावर है टू मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी को बनाने के लिए दोनों के पास क्या है, पावर दे दिया, और बोल दिया ये पर्टिकुलर एक्ट है, पर्टिकुलर टैक्स है, इसके लिए तुम दोनों ही लॉ बनाओ, तुम बनाओ CGST और तुम बनाओ SGST, ठीक है। यूनियन टेरिटरी है जिसके अंडर में वो बनाओ, ठीक है। और फिर क्या दिया, एक और बात कह दी इसके अंदर कि जो इंटरस्टेट है, क्या है, इंटरस्टेट है, उसके लिए एक्सक्लूसिव पावर दे दिया, एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको दे दिया, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरस्टेट सप्लाई का क्या हुआ, मैंने बताया था, राजस्थान से पंजाब या पंजाब जब स्टेट चेंज हो जाए, क्या हो, स्टेट नंबर 1 स्टेट नंबर 2, जब स्टेट चेंज हो जाए उसको तो इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे इसके ऊपर भी, इंटर और इंट्रा स्टेट क्या होता है और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। अभी इसके लिए समझो कि इंटर स्टेट सप्लाई के लिए भी पावर किसके पास है, टोटल पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। समझ में आई मेरी बात यहाँ तक। और बोल दिया कि 5 जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कौन से, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, हाउ मच, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए एक GST काउंसिल बनाई जाए। क्या बनाई जाए, काउंसिल बनाई जाए, और उस काउंसिल तय करेगी कि इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कब तो इनके GST के अंदर इनको लाया जाए और कब नहीं लाया जाए। अभी मैं बताऊंगा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन से, उनके बारे में बातें करेंगे अपन। अभी आप ये समझिए कि GST काउंसिल बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए फिर हमने एक नया आर्टिकल किया, आर्टिकल 279A ये किया, और ये बनाया कि ये क्या करेगा, GST काउंसिल को गवर्न करेगा। ये आर्टिकल ने बोल दिया कि एक GST काउंसिल होनी चाहिए जो क्या करेगी, रिकमेंड करेगी किसको, GST बनाने के लिए लॉ को रिकमेंड करेगी, राइट। तो GST काउंसिल के लिए हमने आर्टिकल 279A बनाया, और 279A के अंदर क्या लिखा गया, उसके अंदर लिखा गया कि जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, वो क्या करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा GST काउंसिल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, वो GST काउंसिल बनाएगा, और GST काउंसिल बनाने के लिए सारे प्रोविजन, सारी चीज़ें 279A के अंदर पावर दे दिया हमने। और पावर किसको दे दिया, खुला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ, ये प्रोविज़न आया था, ये जो अभी प्रोविज़न अपन ने पढ़ा, ये प्रोविज़न आया था 12 सितंबर को। कब आया था, 12 सितंबर 2016। और वितिन 3 दिन के अंदर 15 सितंबर 2016 के अंदर हमने GST काउंसिल बना दी, हमने GST काउंसिल इंट्रोड्यूस कर दी। क्या कर दी, इंट्रोड्यूस। 3 दिन के अंदर, इतना फास्ट काम कभी नहीं हुआ इस सरकार में हुआ, 3 दिन के अंदर GST काउंसिल इंट्रोड्यूस कर दी। और इस GST काउंसिल का चेयरमैन होता है, हमेशा सवाल आ सकता है, कई बार आया हुआ है, और हमेशा याद रखना इसका चेयरमैन कौन होगा, इसका होगा हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसका चेयरमैन कौन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उस समय अरुण जेटली जी थे, और अभी हमारे निर्मला सीतारमण जी। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन, GST काउंसिल की चेयरमैन हमेशा कौन होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, राइट। और इसका काम क्या है, वर्क क्या है GST काउंसिल का, GST काउंसिल का वर्क है, GST काउंसिल
वर्क्स, ये क्या करती है, ये करती है रिकमेंड करती है, क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है टू द यूनियन ऑब्लिक स्टेट, दोनों को, यूनियन और स्टेट को रिकमेंडेशन देती है, सजेशन देती है, किसके लिए, टैक्स रेट्स के लिए, क्या टैक्स रेट कम करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए, किस स्लैब में किस प्रोडक्ट को डालना चाहिए, कुछ एग्जाम्पशंस किसी को देनी है तो एग्जाम्पशंस के लिए उनका रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी है काउंसिल का, लिमिट्स है, कुछ लिमिट्स को बढ़ानी है, कम करनी है, या किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है स्टेट और उसके अंदर है या किसी व्यापारी संघ और किसी में है, तो इस तरीके के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम भी कौन करती है, जीएसटी काउंसिल करती है। तो भैया ये समझिएगा 279A लाया गया आर्टिकल जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए। जीएसटी काउंसिल का काम है रिकमेंडेशन देने का इन सब चीज़ों का, और उस काउंसिल का चेयरमैन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और उस काउंसिल को बनाया किसने है, वो बनाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। इतनी सी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। और पाँच पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसका डिसीजन भी कौन लेगा, जीएसटी काउंसिल लेगा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के डिसीजन भी कौन लेगा, जीएसटी काउंसिल। कौन से है प्रोडक्ट, अभी आगे पढ़ेंगे, राइट। फिर हमने 101 अमेंडमेंट में 2 अमेंडमेंट किए गए थे, 2 आर्टिकल लाए गए थे, एक 246A और एक लाया गया था हमारा 279A लाया गया, एक 246A लाया गया, एक 279A लाया गया। 246A के अंदर क्या हुआ, बोल दिया बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के लिए दोनों के पास पावर दे दिया कि आप बनाओ, और इंटर स्टेट सप्लाई के लिए एक्सक्लूसिव पावर दे दिया किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, आई होप कॉन्स्टिट्यूशनल समझ में आएगी। 2 आर्टिकल ही पढ़ना है इसके अंदर और कुछ नहीं करना, और यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जीएसटी का। समाप्त यहाँ पे, ओके। चलो अब तीसरा पार्ट, व्हाट इज जीएसटी। सवाल ये उठता है, जो हमारा सी पार्ट है ना, सी पार्ट में हम कहते हैं व्हाट इज़ जीएसटी। अब थोड़ा जीएसटी को समझ लेते हैं। जीएसटी की जर्नी हमने समझ ली, जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, क्यों आया था, कैसे आया, कैसे वर्क हुआ, ये सारी बातें हमने समझ ली। अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, जीएसटी है क्या, कैसे काम करता है, किस मॉडल पे काम करता है, किस तरीके से है सिस्टम, वो सारी बातें हम पढ़ते चलते हैं, राइट। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट समझने का, ठीक है। क्या करता है जीएसटी, जीएसटी करता है क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट। जीएसटी क्या करता है, जीएसटी कॉमन नेशनल मार्केट बनाता है। कॉमन नेशनल मार्केट मतलब एक देश एक रेट, वन कंट्री वन रेट, वन कंट्री वन रेट। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, वन रेट है नहीं, 3-4 रेट है अपने सामने, ठीक है। लेकिन एक जो मोटिव है इसका यही है, धीरे धीरे रेटें कम होती जाएगी और एक देश की एक रेट हो जाएगी। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे इसको कम होती जाएगी, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसने किया एबोलाइज, या आप कह दो सिंपल सी लैंग्वेज में कह दो फिनिश्ड। इसने फिनिश कर दिया किसको, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको इसने ख़त्म कर दिया। आपको ये तो बात समझ में आ गई ना, जीएसटी जब मैंने बताया था जीएसटी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। वो डायरेक्ट नहीं लिया जाता, इनडायरेक्ट लिए, और उसका शिफ्ट हो सकता है बर्डन एक से दूसरी की ओर। तो उसने क्या किया, जीएसटी आते ही जो मल्टीपल बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमारे देश के अंदर, उनको ख़त्म कर दिया गया और उनकी जगह किसको ले आया गया, जीएसटी को ले आया गया है, ठीक है। उनकी जगह किसको ले आया गया, जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल कितने सारे थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दिया, एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दिया, वैट ख़त्म कर दिया, ठीक है। सीएसटी ख़त्म कर दिया जो सेंट्रल लेता था, लग्जरी टैक्स ख़त्म कर दिया, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स ख़त्म कर दिया, एंट्री टैक्स ख़त्म कर दिया। ये सारे एग्जाम्पल एक्सेट्रा, ये सारे क्या कर दिए इन्होंने, मल्टीपल टैक्स को ख़त्म कर दिया और एक ही सिस्टम रख दिया जीएसटी, एक ही सिस्टम रख दिया जीएसटी, राइट। वैट और जीएसटी ये इंटरचेंजेबल है, ये ध्यान रखना आप। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या हुआ सर, इंटरचेंजेबल का मतलब हुआ वैट जीएसटी की तरह वर्क करता है। जैसे वैल्यू एडेड पे टैक्स लगता था वैट में, वैसे ही जीएसटी के ऊपर भी क्या होता है, वैल्यू एडेड पे टैक्स लगता है, ठीक है। और क्या बातें हैं जीएसटी की, और ये है कि इसमें कंटिन्यूस चेन है, चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स क्रेडिट्स की कंटिन्यू चेन है इसके अंदर। टैक्स क्रेडिट की कंटिन्यू चेंज कैसे है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, राइट। बर्डन ऑफ टैक्स,
बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर होता है? तो मैंने आपको बोला था शिफ्ट होता है, तो जो कंज्यूमर होगा कौन होगा? कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर जो होगा, इसको ऐसे कहते थे, फाइनल कंज्यूमर जो होगा उसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स हो जाएगा। और क्या बात है जीएसटी की? नो कैस्केडिंग इफेक्ट, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। नो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब बार बार एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स नहीं लगता, एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, हिंदी में लिख लेता हूँ, एक ही आइटम पर 2 बार टैक्स नहीं लगता, नहीं लगेगा, ठीक। जब से जीएसटी आ गया एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग, यानी 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी आने के बाद एक ही रेट लग गई, बात खत्म। नहीं तो क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी अलग लेता था, फिर वैट अलग लग जाता था, एंटी टैक्स, ये एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटी टैक्स ये अलग, लग्जरी टैक्स अलग लगता था, तो 3-4 टैक्स लग जाते थे। उसके बाद एक ही टैक्स लगेगा अब पर्टिकुलर आएगी। ड्यूअल सिस्टम है, ड्यूअल जीएसटी सिस्टम हमारे। क्या है ड्यूअल जीएसटी सिस्टम? अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। और क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सवाल आ चुका है इसके ऊपर, डेजिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है हमारा जीएसटी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है। डेस्टिनेशन बेस का मतलब क्या हुआ? डेस्टिनेशन बेस का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट कंज्यूमर है, जिसके पास गुड्स डेस्टिनेटेड होगा, जिसके पास डेस्टिनेशन गुड्स की कहाँ है, जहाँ वो जाएगा, वो टैक्स भरेगा और उसके ऊपर जीएसटी लागू होगा, ठीक है। थोड़ा सा जीएसटी का हम एक बैकग्राउंड रूप में समझते हैं, फिर मैं ड्यूल सिस्टम भी आपको समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है, जिससे आपको जीएसटी क्या है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ये है मैन्युफैक्चरिंग, हमारा मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। ये हमारा होलसेलर है, कौन है? होलसेलर भाई साहब है। ये हमारा रिटेलर भाई साहब है, और ये हमारे कंज्यूमर है, लास्ट अल्टीमेट कंज्यूमर है, ठीक है। ये गुड्स यहाँ से शुरू हुआ, ये गुड्स यहाँ से शुरू हुआ, 100 रुपये इसकी लागत लगी थी। कितनी लगी थी? 100 रुपये इसकी लागत लगी थी, और 10% इस पर जीएसटी, एक नॉर्मल रेट लेके चल रहा हूँ 10% में, आप इसको मानना मत सही रेट, ठीक है। 10% जीएसटी हो गया। प्रॉफिट को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को इग्नोर कर रहे हैं, या प्रॉफिट को लेते हुए चलते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो प्रॉफिट को इग्नोर करो, नहीं तो कैलकुलेशन में हो जाएगी। प्रॉफिट इग्नोर, ठीक है, प्रॉफिट को इग्नोर करें। अब इस पर 10% टैक्स लगा, यानी 10 रुपये जोड़ दिए। अब इसको घर में कितना पड़ा मैन्युफैक्चरर को? कि सर 110 रुपये का पड़ा। इसने होलसेलर को कितने में दिया? कि सर 110 में। मैं प्रॉफिट को इग्नोर कर रहा हूँ, इसलिए 110 का माल 110 में ही दिया, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी इसलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि जीएसटी का मतलब ही ये चेन है, सेल किया जीएसटी लगा। अब मैन्युफैक्चर की जेब में से कितना गया जीएसटी? मैं आपसे पूछूं मैन्युफैक्चर की जेब में से जीएसटी कितना गया? तो आंसर होगा 0। क्यों? 10 रुपये तो इसने पे किया था, लेकिन 10 रुपये वापस किससे वसूल कर लिया इसने? होलसेलर से, क्योंकि उसको माल 110 में दे दिया। अब होलसेलर के यहाँ पे भी जीएसटी एट द रेट 10%, तो कितने रुपए लगी? 11 रुपये लगी। कितने लगी? 11। अब इसने जेब से दिए थे 10 रुपये जीएसटी के, 11। अब इसको गुड्स कितने में पड़ा? कि सर 121 रुपये में पड़ा। कितने पड़ा? 100। इसने रिटेलर को कितने में दिया? कि सर जितनी लागत लगेगी उतने में रिटेलर को इसने भी दे दिया 121 में। तो इसकी जेब से जीएसटी कितना लगा? मेरा सवाल वापस आपसे, तो कि सर 0, 1 रुपया भी नहीं लगा, क्योंकि इसने जितना लगा था उतना किससे? रिटेलर से वसूल कर लिया। चेन बन रही है, आप समझ रहे हो। इसने सेल किया था, 10 रुपये लगे थे इसके, इसने इससे वसूल कर लिया 10 रुपये। इसके 11 रुपये, 10 रुपये तो ये लगे थे और 11 रुपये ये, तो 21 रुपये पूरे इसने किससे? आगे वाले से वसूल कर लिए। अब आगे वाले ने क्या किया? 21 रुपये तो ये थे, इसके ऊपर भी 10% जीएसटी लगा। तो फॉर एग्जांपल 12 रुपये मानो इसके ऊपर जीएसटी लगा, फ्रैक्शन को इग्नोर करते, 12 रुपये लगा, तो ये इसके लिए घर में कॉस्ट कितनी पड़ी इसकी? 133 रुपये पड़ी, सही है, 133 रुपये पड़ी। तो इसने किसको बेचा 133 रुपये में? कंज्यूमर को 133 रुपये में बेच दिया। अब मैं पूछूँ इसके जेब से जीएसटी कितनी लगी? तो आंसर इज 0, क्योंकि इसके जेब में से 21 रुपये और 12 रुपये 33 रुपये लगी, लेकिन इसने किससे वसूल कर लिए? कंज्यूमर से। तो फाइनल जो कंज्यूमर है हमारा, फाइनल कंज्यूमर है, वो वहन करता है ये बर्डन ऑफ टैक्स। बर्डन ऑफ टैक्स को फाइनल कंज्यूमर ही क्या करता है? वजन। तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन टैक्स सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन टैक्स सिस्टम।
आई होप मेरी बात समझ में आएगी। और जीएसटी की वैल्यू चेन सिस्टम, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूस चेन सिस्टम, समझ रहे हो, चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। ये देखो कंटिन्यू चल रहा है ना, ऐसा। और किसी ने भी चेन तोड़ी बीच में से तो उसका टैक्स क्रेडिट चला जाएगा और उसको टैक्स नहीं मिलेगा, समझ लो। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। सबसे पहले फर्स्ट कंट्री, पहली कंट्री जिसने जीएसटी लागू किया था, जीएसटी लॉन्च किया था, वो है फ्रांस। वो कौन है? फ्रांस, ठीक है, फ्रांस है। और फ्रांस ने ये 1954 में किया था। कब किया था? 1954 में किया था, राइट। 1954 में फ्रांस ने पहली बार कर लिया था, जो पहली कंट्री है इसके लिए। आज टुडे मोर देन 160 कंट्रीज़, 160 कंट्री से ज़्यादा में जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है, यानी लागू है, यानी 160 कंट्री से भी ज़्यादा लोगों के अंदर लागू है, ठीक है। फिर जीएसटी मॉडल देखते हैं। जीएसटी मॉडल कितने तरीके के वर्ल्ड में? 2 तरीके की जीएसटी मॉडल है। कितने तरीके की? 2 तरीके की। एक को बोलते हैं यूनिफाइड जीएसटी। यूनिफाइड जीएसटी का मतलब क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, इसके नाम पे मत जाना, सिंपल सी बात है, सिंगल रेट, सिंगल रेट थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री। जब पूरे कंट्री में एक सिंगल रेट सिस्टम हो जाए उसको बोलते हैं यूनिफाइड। यूनिफाइड ये किसमें होता है? जिन देशों में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, जिन देशों में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। और दूसरा है ड्यूल सिस्टम, ड्यूल सिस्टम ऑफ जीएसटी, ड्यूल सिस्टम ऑफ जीएसटी, जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे स्टेट भी हो और सेंट्रल भी हो। तो 2 सिस्टम लगता है, जैसे कि एग्जाम्पल ब्राज़ील एंड कनाडा, ब्राज़ील और कनाडा, पहले ये 2 थे और अब आप और ऐड कर दो इंडिया। अपना भी क्या है? ड्यूल सिस्टम ऑफ मॉडल है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों है, तो दोनों ही एसजीएसटी और सीजीएसटी लागू होता है। तो 2 मॉडल है, जैसे आपका देश, जैसे आपके देश का सिस्टम, आप उस तरीके से क्या कर सकते हो? जीएसटी का मॉडल अपना सकते हो, लागू कर सकते हो अपने देश के अंदर। आई होप यहाँ तक भी बात आपको समझ में आई होगी, राइट। आगे चले, जीएसटी के बारे में बातें करते रहेंगे अपन, ठीक है, क्या क्या हो सकता है बातें, ठीक है। अब जीएसटी के बारे में यहाँ तक बात कर ली, जीएसटी होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, हमने नोट्स बना लिए, लिख लिए। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, या ऐसे बोलते हैं अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कुछ और पार्ट्स हैं, उनको समझते, उनको देखते, उनमें से भी सवाल आ सकते हैं। आपको जीएसटी समझने के लिए इन पार्टों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात करता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन जीएसटी। जीएसटी के अंदर गुड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? गुड्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम दे रखा है, HSN कोड सिस्टम, HSN कोड सिस्टम। HSN कोड सिस्टम का मतलब फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इसका ये है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का मतलब ये हुआ कि ये सी है ना, नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का मतलब ये हुआ, इन्होंने क्या किया, गुड्स को अलग अलग हार्मोनाइज्ड सिस्टम बांट दिया और उनको कोडिंग दे दिया। क्या दे दिया? कोडिंग दे दिया, नंबर दे दिया। नोमेनक्लेचर का मतलब हुआ नंबर दे दिया, किसको? अलग अलग गुड्स को। अब गुड्स को अलग अलग नहीं किया, इसको हार्मोनाइज कर दिया। यानी जैसे फॉर एग्जांपल दूध की बात करो तो दूध, घी, क्या बोलते हैं, दूध, दही, और इस तरीके से इनको एक साथ रखा हार्मोनाइज तरीके से और उनको एक रेट दे दी, ठीक है। उसी तरह मसालों की बात करो तो मसाले जैसे मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, तो इनको मिर्च में अलग कर दिया और उनको अलग रेट दे दी, किसको? पाउडर, स्पाइसेस को, एक पूरा हार्मोनाइज तरीके से। तो ऐसा HSN सिस्टम ऑफ कोड ऑफ सिस्टम बना रखा है, जिससे हम क्या करें, गुड्स को हम एक अलग सिस्टम, एक अलग ग्रुप में बना सकते हैं और फिर उस ग्रुप को रेटिंग क्या दे सकते हैं हम? जीएसटी रेट में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रेट कहाँ से उठाई इन्होंने? रेट कहाँ से उठाई? तो रेट उठाने के लिए इन्होंने लिया जो हमारा पहले से चलता आ रहा है हमारे सिस्टम, उसको बोलते हैं कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। इस टैरिफ एक्ट से इन्होंने रेटें उठाई, जो एक्साइज में भी इसी से चलती थी और कस्टम में भी इससे चलती है। तो इन्होंने यहाँ से रेट उठा ली, यहाँ से रेट उठा ली। समझ रहे मेरी बात?
तो सवाल आ जाए कि रेट्स ऑफ जीएसटी कहाँ से ली गई है, तो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 से। और ये आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी किसके ऊपर बेस्ड है, तो आपको याद रखना है HSN नंबर के ऊपर बेस्ड है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ से 2 MCQ बना गए, समझ में आई मेरी बात, यहाँ से 2 MCQ बन गए। ठीक है, दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम है जीएसटी के अंदर, तो रजिस्ट्रेशन का सीधा सीधा सिस्टम है कि एवरी, क्या लिखा, एवरी सप्लायर, जो सप्लायर है, हर तरीके का सप्लायर, किसका, गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज का, जो गुड्स और सर्विसेज का सप्लायर है, इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, ज़रूरी है। लेकिन एक नियम डाल दिया तभी कि इफ़ उसका टर्नओवर, इफ़ टर्नओवर एक्सीड्स, टर्नओवर क्या हो, एक्सीड्स द लिमिट्स, एक्सीड किससे करे, लिमिट कर दे, लिमिट से, यानी पर्टिकुलर कोई आदमी सप्लायर जो गुड्स और सर्विस का सप्लाई कर रहा है उसकी पर्टिकुलर लिमिट से टर्नओवर अप हो जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना उसके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। समझ रहे हो, क्या वो लिमिट है वो देख लेते हैं। 3 तरीके की लिमिट है, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग लिमिट है। ठीक है, हमारे सामने 3 तरीके की लिमिट है। एक है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए एक लिमिट है, कितनी, 10 लाख, कितनी, 10 लाख। यहाँ पे भी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कितनी है, यहाँ पे 20 लाख, कितनी लिमिट है, 20 लाख। किसके लिए, ये है साहब मणिपुर के लिए, ये सब मिज़ोरम के लिए, ये सब नागालैंड के लिए, जो नॉर्थन देश है ना सारे, त्रिपुरा, इन 4 देशों के लिए कितनी है, 10 लाख लिमिट है। यानी इनकी लिमिट गुड्स हो या सर्विस हो, 10 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो गया तो इनको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ये लिमिट 20 लाख हो जाती है किसके लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, AP, मेघालय के लिए, सिक्किम के लिए, उत्तराखंड के लिए, पौंडीचेरी के लिए और तेलंगाना के लिए। किसके लिए, तेलंगाना के लिए। यानी इन अगर स्टेट्स के अंदर है और उसकी लिमिट गुड्स हो या सर्विस हो 20 लाख से ऊपर होगी तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और बाकी बचे जो भी सारे अदर स्टेट, जितने भी अदर स्टेट है, उन अदर स्टेट की बात कर ली जाए तो वहाँ पे लिमिट है फॉर गुड्स, फॉर गुड्स के लिए कितनी है, 40 लैक्स, एंड फॉर सर्विसेज के लिए कितनी है, 20 लैक्स। यानी अगर आपका गुड्स है और गुड्स का बेचान कर रहे हो आप तो 20-40 लाख से ऊपर ज़्यादा बेचान कर लिया आपने माल का तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और अगर सर्विसेज है, सेवाएं है, और 20 लाख से ज़्यादा आपने सेवाएं दे दी टर्नओवर, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। समझे मेरी बात, तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, GST कॉमन पोर्टल। क्या बात है, GST कॉमन पोर्टल। इस वीडियो के अंदर सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। GST कॉमन पोर्टल क्या है, GST कॉमन पोर्टल है www.gst.gov.in। ये साइट है GST की। इस वेबसाइट के ऊपर GST का क्या है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, ई पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है किसका, GST का। इस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के ऊपर इस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के ऊपर क्या होगा, आपको जो भी GST का जो भी है, जैसे रजिस्ट्रेशन है, ई फाइलिंग है, रिटर्न फाइलिंग है, रिफंड है, जो भी जितनी भी समस्या है उस समस्या का एक ही हल है, www.gst.gov.in। ये क्या है, ये वेबसाइट है GST की वेबसाइट। और उसको मैनेज कौन करता है, मैनेज्ड बाय GST। कौन करता है, GST का मतलब हुआ गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। ये देखो एक MCQ यहाँ बन सकता है कि जो कॉमन पोर्टल है GST का, उसको उस वेबसाइट को मैनेज कौन करता है, तो GST है ऑप्शन। GST यानी गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क, उसको क्या करता है, मैनेज करता है। नेटवर्क क्या करता है, उसको मैनेज करता है। ये GST क्या है, ये एक तरीके की सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी होती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जो बाय गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई कंपनी है,
समझे मेरी बात? ठीक है, कोई परेशानी कुछ नहीं, ऐसा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर एक साइड है आपके सामने ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है, इसके ऊपर भी अपन वीडियो बनाएंगे आगे कि ई वे बिल क्या होता है, उसके ऊपर समझाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा उसकी भी एक साइट है जो कि इस साइट से अलग है, www.ewaybillgst.gov.in, ये भी ध्यान में रखते हुए चलना। ई वे बिल क्या होता है इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो का जीएसटी का, उसके अंदर सारी चीज़ें बताएंगे, राइट, ओके। अच्छा, फिर ये जो आपका जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, कुछ आईटी कंपनीज है, कुछ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज है, कुछ आईटी कंपनी है, कुछ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज है। जैसे कि उसका एग्जांपल क्या है, जीसेप्स। जीसेप्स मतलब जीएसएप्स यानी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, याद है ना, क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म ऑफ जीएसएपीज यानी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, और एक होता है एएसपीज, उसका कौन है, उसका फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। ये कौन है, इसका काम क्या है, इसका काम है, ये आईटी कंपनी, आईटी के लोग होते हैं, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है आपको जीएसटी के लिए, तो आप जीएसपी में क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपना, एज अगर आईटी और आपको जीएसटी का काम आता होता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और एक जीएसटी सुविधा पोर्टल खोल सकते हो, प्रोवाइडर्स बन सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, लोगों को जीएसटी की सेवाएं दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा, उस जीएसटी की सेवा देने के लिए आपको एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो एप्लीकेशन वो क्या हो सकती है, एएसपीज, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट। ये सारी बातें, ये कुछ टेक्निकल बातें, सवाल आते हैं इसके ऊपर, इसलिए मैंने इसको भी लेते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक बात आई थी उस समय, कंपेंसेशन सेस आई थी, कंपेंसेशन सेस आया था लिखा हुआ, मैंने कहा था इसको बाद में करेंगे, उसके ऊपर एक लॉ बना था कंपेंसेशन टू स्टेट, बताओ कहाँ पर, बिल आया था, बिल पेश किया था, फिर लॉ भी बना दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये रहा जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट बिल 2017, जो कानून भी बन गया, ठीक है। बाद में जाकर क्या है ये लॉ, उसको पढ़ते हैं अपन, क्या है कंपेंसेशन सेस, क्या है कंपेंसेशन है क्या उस लॉ के बारे में क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कुछ नहीं है, एक स्पेसिफाइड रेट इम्पोज की जाती है अंडर जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017 के तहत। क्या बात होगी, एक स्पेसिफाइड रेट इम्पोज की जाती है अंडर जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017 के अंतर्गत। ये जो रेट है, स्पेसिफाइड रेट, ये किसके ऊपर इम्पोज की जाती है, तो वो देखेगा, ये रेट इम्पोज की जाती है ऑन स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम्स और डीमेरिट गुड्स। किसके ऊपर ये रेट, ये स्पेसिफाइड रेट किसके ऊपर इम्पोज की जाती है, कुछ स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम्स और डीमेरिट गुड्स का मतलब हुआ जैसे ये तंबाकू, सिगरेट, ये पान मसाला, ये सारे डीमेरिट गुड, ठीक है, लिकर। और स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम, जो महंगे आइटम है लग्जरी, जिनका जीवन जीने के लिए आवश्यकता नहीं है लेकिन आप लग्जरी यूज़ कर सकते हो, तो उनके ऊपर क्या करते हैं, एक अलग से एक्स्ट्रा रेट चार्ज करके जो पैसा आता है वो कंपेंसेट करते हैं, किसको, स्टेट को करते हैं, किसको करते हैं कंपेंसेट, स्टेट को किया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे स्टेट को कम टैक्स मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि हर स्टेट क्या करती है अपने यहाँ पर, जैसे पान मसाला बेच रहे हैं, तंबाकू बेच रहे हैं, मोटर कार हो गई, लग्जरीज कार में आ गई, तो वहाँ पे स्टेट अपनी तरफ से हमेशा क्या करता था, रेट जो होती थी नॉर्मल वैट के टाइम, वो एक्स्ट्रा रेट चार्ज करता था और वो पैसा अपने पास रखता था, और बिकॉज ऑफ जीएसटी वो उनको नुकसान हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आप डरिए ना, हम आपको एक्स्ट्रा एक रेट चार्ज करके, कंपेंसेशन सेस के नाम से चार्ज करके, वो पैसा चार्ज करके वहाँ से हम आपको देंगे, आपको कंपेंसेट करेंगे, राइट, हम आपको कंपेंसेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा कौन सा, पान मसाला, टोबैको, मोटर कार, ये लग्जरी में आगे एक्सेट्रा, ठीक है। ये लॉस होता था, लॉस टू स्टेट को लॉस होता था, किसके लिए, बिकॉज ऑफ जीएसटी आने के वजह से ये लॉस होता था स्टेट को ऑन। तो
तो ये कंपेंसेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंपेंसेट करते हैं, या ऐसे बोलते हो कंपेंसेट बाय दिस एक्ट। ये एक्ट उसको क्या करती है, उस लॉस को कंपेंसेट कर देती है, और इस एक्ट के तहत वो सारा जो लॉस हुआ था वो लॉस क्या हो जाएगा, कंपेंसेट हो जाएगा। समझो मेरी बात। तो कंपेंसेशन सेस भी आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप बताइएगा ज़रूर, और मैंने अपनी पूरी मेहनत इसके अंदर कर दी है, राइट। अब नेक्स्ट बात, GST इज़ लेवाइड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सर ये क्या बात हुई लिखने की कि GST सारे जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन सब पे GST लगेगा, एक्सेप्ट इन पे नहीं लगेगा। किन पे नहीं लगेगा? नंबर वन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। किस पे नहीं लगेगा? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, नंबर वन। नंबर टू, पेट्रोलियम क्रूड, नंबर थ्री, डीजल, नंबर फोर, पेट्रोल, नंबर फाइव, ATF जो एरोप्लेन में इसमें यूज होता है ना तेल वाला, और नंबर सिक्स, नेचुरल गैस। देखिएगा ये कुछ समझ में आया इनको बोलते 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, याद है? तो कहने का मतलब GST सब पे लागू है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लागू है, एक्सेप्ट किस पे? एल्कोहलिकल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए एल्कोहलिक जो दारू है, जो ठेके हैं दारू के, उनके ऊपर एक तो नहीं लग रहा है, उनके ऊपर वही पुराना सिस्टम चल रहा है, वैट लग रहा है उनके ऊपर, ठीक है, और बाकी एक्साइज ड्यूटी लग रही है, तो उनके ऊपर एक तो GST नहीं लग रहा है, उसको एक्सेप्ट बाहर निकाला हुआ है। दूसरा, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF और नेचुरल, ये 5 जो हमारे क्या है, ये 5 हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इनके ऊपर भी GST नहीं लग रहा। और पर इनके ऊपर ये लिखा गया है लॉ के अंदर कि इनके ऊपर अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर GST काउंसिल, इनका डिसीजन कौन लेगा? GST काउंसिल। और GST काउंसिल को जब से लगेगा, वो रिकमेंड करेगी, तब इनके ऊपर क्या लग जाएगा? इनके ऊपर भी GST लागू हो जाएगा। लेकिन एल्कोहलिक लीकर के ऊपर कभी भी GST नहीं लगेगा, ये स्टेट का मैटर और स्टेट अपने पास ही रखेगा। तो समझ में आया? सवाल इस पे 101% MCQ बनेगा कि किस किस पे GST लगता है और एक्सेप्ट किस किस पे नहीं लगता। तो नहीं लगता तो उसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट हैं। आई होप GST की सारी बातें अपन यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे इंटरस्टेट है, ई-वे बिल है, इस पे अगले वीडियो में अपन इसी चीज़ पे वीडियो बनाएंगे, लेक्चर लेंगे। और अभी तक आई होप इतना सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो और अच्छे से समझ में आई हो। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर अपना प्यार बताइएगा कि भाई कितनी चीज़ें आपको समझ में आई है, कितनी आपको नहीं आई है, वो भी बताइएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छी चीज़ें आप और अच्छी तरीके से आपको इसको डिस्क्राइब करता चलो, राइट। जर्नी हमने पढ़ ली है GST की, राइट, कब से लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने B पार्ट के अंदर, C पार्ट के हमने व्हाट इज़ GST है क्या उसके बारे में पढ़ लिया, और D पार्ट के अंदर हमने बोला कि सम अदर इंपॉर्टेंट टॉप पार्ट्स ऑफ GST। उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा, हार्मोनाइज HSN मेथड के ऊपर बेस्ड होता है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है वो पढ़ा हमने, GST कॉमन पोर्टल क्या है उसके बारे में पढ़ा, कंपेंसेशन सेस के बारे में पढ़ा, और GST किस किस पे लागू और किस पे नहीं। टोटली हमारे वीडियोस, हमारे सारे लेक्चर, सारे सब्जेक्ट के वो टोटली एग्ज़ाम बेस्ड है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेंशन योर अटेंडेंस। आप अपनी अटेंडेंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।